हेलो दोस्तों। आरके लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो जो सीरीज में लेके आया था बिजनेस स्टडी की, उसी सीरीज में आज मैं आपके अगले चैप्टर यानी कि 2.1 एक्सरसाइज, जो कि चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, उसी के साथ हाजिर हूँ। इस एक्सरसाइज में मेनली जो है फ्यूल के बारे में बताया गया है, ठीक है। फ्यूल के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, ठीक है। मेन फोकस फ्यूल के सिद्धांतों पर ही रहेगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की, ठीक है। तो आज हम फ्यूल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे अपने नोट्स के पीडीएफ मिल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे अपने कन्फ्यूजन को सॉल्व कर सकते हैं। और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे आपके हर समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले जानेंगे कि प्रबंध क्या होता है। प्रबंध क्या होता नहीं, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध के सिद्धांत निर्णय एवं प्रबंधकों के व्यवहार के लिए विस्तृत एवं सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो क्या करते हैं, प्रबंधकों के लिए उनके व्यवहार के लिए एक विस्तृत मतलब कि बहुत बड़ा और सामान्य दिशा निर्देशन होते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा और सामान्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं प्रबंध। मेनली कहा जाए यहाँ पर तो प्रबंध जो होते हैं वो दिशा निर्देशन का काम करते हैं प्रबंधकों के लिए, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के लिए दिशा निर्देशन का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या है प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताएं। सबसे पहला है सार्वभौमिक अनुकूलता। सार्वभौमिकता का अर्थ उस सत्य से है जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होते हैं, और प्रबंध के सिद्धांत में यह गुण विद्यमान है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि प्रबंध में वह सत्य शामिल है जो समान रूप से हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि प्रबंध जो है वो हर परिस्थिति में लागू हो सकता है, ठीक है। हर परिस्थिति के अनुसार प्रबंध को हम लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रबंध को सार्वभौमिक अनुकूलता यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि प्रबंध के बिना ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि संभव हो पाए, ठीक है। प्रबंध के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हर कार्य को करने के लिए हमें प्रबंध की प्रक्रिया को अपनाना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमें क्या करना है, रोटी पकानी है, रोटी बनाना है, तो रोटी के लिए सबसे पहले आटा चाहिए, ठीक है। फिर उसमें पानी चाहिए, ठीक है। फिर उसके गोल गोल बनाओ, फिर उसको बेलो, फिर गैस जलाओ, तवा रखो, उस पर डालो, तब जाके रोटी बन के तैयार होती है। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया बन गई जो कि प्रबंध की ही प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन वो सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, प्रबंध के ही होती हैं। प्रबंध के अंतर्गत ही वो सारी प्रक्रियाएं आती हैं। तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो बिना प्रबंध के क्या हो, संभव हो पाए। इसलिए यहाँ पे प्रबंध को सार्वभौमिक अनुकूलता कहा गया है, ठीक है। मतलब सबके लिए अनुकूल है। प्रबंध की जो सिद्धांत है हर परिस्थिति के लिए अनुकूल है, ठीक है। अगला है सामान्य मार्ग निर्देशन। प्रबंध के सिद्धांत विज्ञान की तरह कठोर नहीं है। विज्ञान के सिद्धांतों को कठोरता से लागू किया जाता है, परंतु प्रबंध के सिद्धांत को कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि ये सामान्य मार्ग निर्देशन होते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो विज्ञान के सिद्धांतों की तरह क्या होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। इसलिए हम प्रबंध के सिद्धांत को क्या नहीं, प्रबंध के सिद्धांत को हम विज्ञान के सिद्धांतों की तरह कठोरता से लागू नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो व्यवहारात्मक होते हैं, व्यक्ति की व्यवहार के अनुसार कार्य करते हैं और उसी के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करते हैं। जबकि जो साइंस के विज्ञान के सिद्धांत होते हैं वो 100% क्या होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन प्रबंध का सिद्धांत होता है जो 100% सक्सेसफुलता का क्या करता है, गारंटी नहीं देता है। और क्यों नहीं देता वो मैं अभी आगे चल के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रबंध का सिद्धांत होता है वो विज्ञान के सिद्धांतों की तरह कठोर नहीं होता, इसलिए इसको कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। ये जो यहाँ पे प्रबंध का सिद्धांत होता है वो मार्ग निर्देशन का कार्य करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहता है। अगला है अभ्यास व प्रयोगों द्वारा निर्धारण। अभ्यास व प्रयोगों द्वारा निर्धारण। प्रबंध के सिद्धांतों का निर्धारण प्रयोगों व अभ्यासों द्वारा किया गया है, अनेक सुधार के पश्चात प्राप्त हुए। जो प्रबंध के सिद्धांत है वो अभ्यास और प्रयोगों द्वारा बनाया गया है। प्रबंध के सिद्धांत को प्रबंध का सिद्धांत कहने से पहले उनके
अभ्यास किए गए हैं, मतलब उनका एक्सपीरियंस लिया गया, उनको प्रयोग करके देखा गया है, उसके बाद ही उसको प्रबंध के सिद्धांत के रूप में परिवर्तित किया गया है। प्रबंध के जितने भी सिद्धांत हैं सभी प्रयोगों और अभ्यासों द्वारा ही बनाए गए हैं। ठीक है, अगला है लोचशीलता। प्रबंध के सिद्धांत जो आज उपलब्ध है जरूरी नहीं है कि कल भी हो। जैसे जैसे वातावरण परिवर्तित होगा उसके अनुसार सिद्धांत में भी परिवर्तन करना पड़ सकता है। प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो लोचशील होते हैं, मतलब कि परिवर्तनशील होते हैं। विज्ञान के सिद्धांत परिवर्तनशील नहीं होते। एक बार जो विज्ञान का सिद्धांत बन गया तो बन गया, वो किसी परिस्थिति में चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रबंध का सिद्धांत है वो परिस्थिति के अनुसार चेंज हो सकता है। ठीक है, परिस्थिति, पर्यावरण और व्यवहार के अनुसार हम प्रबंध के सिद्धांत को बदल सकते हैं। अगला है मुख्यतः व्यवहारात्मक। प्रबंध के सिद्धांतों का सीधा संबंध मानवीय व्यवहार से है। ये काम करने वाले लोगों में अच्छे संबंधों का होना सुनिश्चित करता है। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं ये मुख्यतः क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करता है। इसलिए जहाँ प्रबंध का सिद्धांत लागू होता है वहाँ पे आपस में व्यक्तियों के अच्छे संबंध भी स्थापित होते हैं। ठीक है, अगला है अनिश्चित। प्रबंध के सिद्धांत अनिश्चित होते हैं क्योंकि इन पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और इनको परिस्थिति के अनुसार लागू किया जाता है। मतलब कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, जो कि विज्ञान के सिद्धांत नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परिवर्तन करना पड़ सकता है उसमें पर्यावरण और अवसर के परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, इसलिए प्रबंध को अनिश्चित कहा गया है। तो प्रबंध की विशेषताएं देख ली। अगर कुछ समझ में ना आए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या कमेंट कर देना नीचे और बता देना कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, ये दोबारा समझाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व क्या क्या है। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व। प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत एक प्रबंधक को बताते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे काम करना चाहिए ताकि पूर्ववर्ती प्रबंधकों द्वारा की गई गलती दोबारा ना हो। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो प्रबंधकों को ज्ञान उपलब्ध कराते हैं ताकि जो प्रबंधक पहले एक बार गलती कर चुका है वो दोबारा से उस गलती को ना दोहराए। ठीक है, अगला है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग वो तथा प्रभावी प्रशासन। प्रत्येक संगठन में भौतिक व मानवीय संसाधनों का प्रयोग होता है, अतः प्रबंध के सिद्धांत इनका अपव्यय नहीं होने देते और इनका अनुकूलतम प्रयोग संभव बनाते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो संसाधनों की कभी बर्बादी नहीं होने देते हैं। ठीक है, संसाधनों का हमेशा प्रयोग करते हैं, अनुकूलतम उपयोग किया जाता है उनका, उनके ऊपर प्रभावी प्रशासन लगाया जाता है। प्रशासन उसके ऊपर हमेशा क्या करता है, निगाहें बना के रखता है, देखता रहता है कि कोई भी इसमें सामान क्या हो, वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। तो जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो संसाधनों को बर्बादी से बचाते हैं। अगला है वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ संतुलित निर्णय है। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो संतुलित निर्णय ले सकें। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो क्या है, प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो क्या है, एक तरीके से प्रशिक्षण का भी काम करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधकों को प्रशिक्षण देते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो क्या है, जब अवसर ऐसा पड़ जाता है, ऐसा समय आ जाए कि प्रबंधकों को ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ जाए, तो वहां पर जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वह क्या करते हैं, संतुलित निर्णय लेने के लिए प्रबंधकों को क्या देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, तो अगला है बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना। आज वही व्यवसायिक इकाइयां जीवित रह सकती हैं और विकास कर सकती हैं जो वातावरण के साथ चले। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को इसके योग्य बनाते हैं। मतलब कि आज व्यवसाय को अगर जीवित रहना है, अपना विकास करना है, तो उसको पर्यावरण यानी वातावरण के साथ चलना होगा। आज जैसा वातावरण हमारे आसपास का है उसी के अनुसार उसको अपने व्यवसाय को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तभी वह रह सकता है, अन्यथा वो बंद हो जाएगा। जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, आजकल ट्रेंड जो फैशन चल रहा है कपड़ों में ही मान लेते हैं, आजकल बहुत सारे ट्रेंड ऐसे चल गए हैं, एल टाइप के जेब वाले, ठीक है, ढीले वाले, बैली के जूतों वाले। तो आज के जो जूतों के व्यापारी होंगे अगर वो पुराने वाले जूते ही बेचते होंगे तो उनका क्या व्यवसाय यहाँ पर ठप हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदला। ठीक है, उन्होंने वातावरण के अनुसार खुद को बदला नहीं। क्यों? क्योंकि आज का वातावरण क्या है, जूतों का बैली चल रही है ज़्यादातर। ठीक है, तो इसलिए जो व्यवसाय समय के अनुसार समय के प्रतिकूल अपने आप को बदल लेगा, खुद को समय के अनुसार ढाल लेगा, वही जीवित रह सकता है, अन्यथा उसका व्यवसाय क्या होगा,
बंद होने के कगार पर आ सकता है और बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो प्रबंधकों को वातावरण के अनुसार परिवर्तन के लिए क्या करते हैं, योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की कार्य कुशलता में वृद्धि करके उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करते हैं। कुशल प्रबंधक अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित दामों पर तथा हर समय उपलब्ध करा सकते हैं। जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, किसी भी व्यवसाय का, संगठन का एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है जिसमें कि वो अपने आसपास के जो भी लोग रह रहे होते हैं या स्वच्छ जो भी उसके आसपास का क्षेत्र होता है उसको स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, वातावरण सुनिश्चित करना कि अच्छा वातावरण रहे वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा ना हो, उनके स्वास्थ्य के प्रति देखभाल करना उनकी। ठीक है, हॉस्पिटल खुलवा देते हैं। मतलब कि जितने भी सामाजिक कार्य हैं, समाज के लिए जो है फ्री सुविधा होती है, वो प्रत्येक संगठन को, प्रत्येक व्यवसाय को करना पड़ता है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो इस उत्तरदायित्व को पूरा करने में भी क्या करते हैं, व्यवसाय और संगठनों की मदद करते हैं। ठीक है, अगला है प्रबंध प्रशिक्षण शिक्षण एवं शोध। प्रबंध के सिद्धांत से हो रहे लाभ शोधकर्ताओं को इनमें और अधिक सुधार की प्रेरणा देते हैं और साथ ही सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करके उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराते हैं। जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनसे जो लाभ हो रहा होता है, उन लाभ के कारण जो इनमें शोधकर्ता होते हैं जो कि सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। जो लाभ होते हैं, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स नहीं, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है उससे जो शोधकर्ता होता है वो क्या होता है, अभिप्रेरित होता है, मोटिवेट होता है और वह प्रबंध के सिद्धांतों में और अधिक सुधार करने के लिए क्या होता है, मोटिवेट होता है। और साथ ही वो क्या करता है, इसके कारण उसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों में ही उसको क्या होती है, उसकी शिक्षा बढ़ती है और साथ ही प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं जो मेन चीज है इस एक्सरसाइज की, फ्यूल के सिद्धांत। अभी तक तो हम विशेषता और महत्व पढ़ रहे थे जो कि यहाँ पे खत्म होता है। कुछ समझ में ना हो तो नीचे कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे, अन्यथा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत। मतलब कि प्रबंध के सिद्धांत जो कि फ्यूल ने दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए हैं फ्यूल ने, 14 दिए हैं। ठीक है, एक एक करके फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, कार्य विभाजन। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कार्य को विभिन्न भागों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को रुचि के अनुसार बार बार एक ही कार्य देना चाहिए ताकि विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त हो सके। संगठन में बहुत सारे कार्य होते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ। हर एक कार्य का डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, छोटे छोटे कार्यों को बांट कर उनका डिपार्टमेंट बना दिया जाता है और क्या किया जाता है, वहाँ पे प्रत्येक कर्मचारी को उसकी रुचि के अनुसार उसे जो काम अच्छा लगता है वही काम दिया जाता है ताकि वह एक कार्य के प्रति विशेषज्ञ बन जाए, स्पेशलिस्ट हो जाए। ठीक है, तो कार्य विभाजन भी यही कहता है। ठीक है, सबसे पहला सिद्धांत पढ़ लिया हमने। अगला पढ़ते हैं, दूसरा क्या कहता है। तो दूसरे का कहना है, और उसके धनात्मक प्रभाव क्या है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट्स, विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, कर्मचारियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। अगर कर्मचारी जो कार्य करना जानता है उसको वही कार्य दो तो उससे वो क्या हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है उस कार्य का, और उस कार्य से क्या होता है, उसको उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, कार्य कुशलता उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। सबसे पहला क्या देखा हमने, कार्य विभाजन, दूसरा अधिकार एवं उत्तरदायित्व। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार एवं उत्तरदायित्व साथ चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा और उसके प्रति उसी को उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं तो यह संभव है जब उसे अधिकार व उत्तरदायित्व सौंपे गए हों। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर तुम कोई काम सौंप रहे हो और चाहते हो कि उस काम के प्रति वही उत्तरदायी हो, तो इसके लिए आपको उसको कार्य के साथ साथ उसे अधिकार भी देने होंगे ताकि वो अपने काम को करने के लिए खुद निर्णय ले सके कि उस कार्य को कैसे करना है, इनमें क्या क्या चीज़ें लगानी है, क्या चीज़ें नहीं लगानी है। ठीक है, उसको किसी काम के प्रति उत्तरदायी ठहराने के लिए उसे अधिकार भी देने होंगे, तभी वह जाकर उस कार्य के प्रति उत्तरदायी ठहरेगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है, उत्तरदायित्व, अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये कहता है। ठीक है, क्या है इसकी पॉजिटिव इफेक्ट्स, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है, ये कर्मचारियोयों के साहस में वृद्धि होता है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को तुम क्या कर रहे हो कि उसे उत्तरदायित्व दे रहे हो और अधिकार दे रहे हो तो उससे क्या होता है, कर्मचारी
कि साहस में वृद्धि होती है, मतलब कि उसका मनोबल बढ़ता है, सोचता है वाह मेरे को भी भाई साहब अब क्या है कि अधिकार दिए गए हैं, उत्तरदायित्व दिए गए हैं, तो मतलब कि उसको अपने क्या हो सकता है, उसका मनोबल बढ़ता है, उसे लगता है कि हाँ मुझे नोटिस किया जा रहा है, मेरे को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि लक्ष्य भी जल्दी से प्राप्त हो जाते हैं। सारे निर्णय खुद ही ले लोगे तो भैया ऐसे तो बहुत सारे निर्णय लेने होते तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए क्या करते हैं प्रबंधक कुछ कुछ अधिकार और उत्तरदायित्व अपने कर्मचारियों को भी सौंप देते हैं, जिससे कि उनका मनोबल भी बढ़ता है और कंपनी का जो उद्देश्य होता है वो जल्दी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगला है अनुशासन। इस सिद्धांत के अनुसार संगठनात्मक नियम और तथा रोजगार समझौतों का उच्च अधिकारी व अधीनस्थों दोनों को पालन करना चाहिए, जो कि संगठन की कार्यवाही को पूरा करने के लिए आवश्यक है। कंपनी या कोई कंपनी हो या संगठन हो, उसमें जो भी अनुशासन बनाए गए हैं उन अनुशासनों को पालन होना चाहिए। जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, जो भी रोजगार के समझौते हैं, उनका पालन सबको करना चाहिए, ठीक है। ये कहता है हमारा अनुशासन। क्या है इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, वो भी देखेंगे हम। पॉजिटिव इफेक्ट्स, बेहतर श्रम प्रबंध संबंध। अगर नियम से सारे व्यक्ति सारे कर्मचारी काम करेंगे तो आपस में क्या होगा, उनका अच्छा संबंध होगा, अच्छा प्रबंध होगा, ठीक है। कर्मचारियों की कुशलता में भी इससे वृद्धि होगी, ठीक है। अगला क्या है, आदेश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वो उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। आदेश की एकता ये कहती है कि एक कर्मचारी को केवल एक प्रबंधक, एक अधिकारी, मतलब कि एक कर्मचारी को कोई एक व्यक्ति ही एक टाइम पे काम दे सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कर्मचारी मिलकर केवल एक व्यक्ति को काम दिए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक कर्मचारी को एक टाइम पे केवल एक काम दिया जाना चाहिए, इसका कहने का अर्थ यह है, ठीक है। क्या है इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, उत्तरदायित्व निर्धारण में आसानी, अधीनस्थों की कार्यकुशलता में वृद्धि, ठीक है। इससे अधीनस्थों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और उत्तरदायित्व निर्धारण में आसानी होती है, ठीक है। अगला है निर्देश की एकता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक समूह के लिए जिनका सामान्य उद्देश्य हो, एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आदेश निर्देश की एकता, आदेश की एकता तो हम बता चुके ऊपर, ये है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता यह कहती है कि ऐसा समूह, मतलब कि ऐसा समूह जिनका एक उद्देश्य हो, मतलब कि ऐसे लोग जो कि एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं, उनका एक ही अध्यक्ष हो, मतलब कि वो सारे व्यक्ति केवल एक व्यक्ति के अंडर में काम करे और एक ही योजना उनके लिए बनाई जानी चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक योजना हो और एक ही अध्यक्ष हो जिसके अंडर में सारे कर्मचारी काम करें। बात समझ में आ गई। एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कोई एक योजना हो और एक ही अध्यक्ष हो जिसके अंडर में सारे कर्मचारी काम करेंगे, ओके। क्या इसके धनात्मक प्रभाव, उद्देश्य प्राप्ति में आसानी, जल्दी उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा, संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन, ठीक है। व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को अपने हित के स्थान पर संगठन के हितों को प्राथमिकता देना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी को अपने हित को ना देखकर संगठन के हित को देखना चाहिए, ताकि जो क्योंकि जो कर्मचारी होता है वो संगठन से जुड़ा होता है। अगर संगठन का लाभ होता है तो कर्मचारी का लाभ होगा, संगठन का विकास होता है तो कर्मचारी का विकास होगा। लेकिन अगर कर्मचारी संगठन को प्राथमिकता ना देकर खुद को प्राथमिकता देते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर संगठन को लाभ नहीं हुआ तो क्या होगा, कर्मचारी हो सकता है कि इधर उधर कुछ करके अपना लाभ कर ले, लेकिन उससे संगठन को लाभ नहीं होगा, ठीक है। और यदि संगठन को लाभ हो जाता है तो फिर कर्मचारी का लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसने संगठन के हितों को तो ध्यान दिया ही नहीं, अपने हित के ऊपर ही लगा हुआ है वो, ठीक है। तो इसलिए अगर संगठन के हितों को ध्यान पे रखकर कर्मचारी अपने हित को ना देखे तो जब संगठन का क्या होगा, विकास होगा, तो कर्मचारी का ऑटोमेटिक ही विकास हो जाता है, ठीक है। इसके क्या है धनात्मक प्रभाव, संस्था के लाभ से सभी को लाभ, संस्थागत उद्देश्यों की प्राप्ति। अगला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जो उचित रहन सहन उपलब्ध करा सके। यह सिद्धांत यह कहता है कि कर्मचारियों की जो सैलरी होती है, जो पारिश्रमिक होती है, वो उचित पारिश्रमिक होना चाहिए, जिससे कि उसका रहना खाना पीना अच्छे से हो पाए, ठीक है। क्या है धनात्मक प्रभाव, श्रम परिवर्तन दर में कमी,
अगर कोई कंपनी किसी व्यक्ति को अच्छी सैलरी देती है तो वह कर्मचारी कभी भी उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, जिससे कि उसको क्या होता है कि एक कर्मचारी चला जाए तो दूसरे कर्मचारी की नियुक्ति पर बहुत खर्चे होते हैं, ठीक है, तो उन खर्चों से बचा जा सकता है, ठीक है। कर्मचारियों के प्रोत्साहन व संतुष्टि में वृद्धि होती है। अगर कर्मचारी को अच्छी सैलरी मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, तो वो उससे प्रोत्साहित भी होगा और वो संतुष्ट भी रहेगा, तो कंपनी छोड़ के जाएगा नहीं, जिससे कि कंपनी को लाभ होगा, ठीक है। अगला है केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारियों को पूर्ण केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण के स्थान पर प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण को अपनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सारे जो निर्णय लेने होते हैं वो खुद ना लेकर कुछ निर्णय दे देना चाहिए अपने अधीनस्थों कर्मचारियों को भी, जिससे कि उनका खुद का प्रबंधकों के खुद का कार्यभार कम हो सके, ठीक है, जिससे कि कार्य जल्दी हो और समय पर हो। क्या है इसके धनात्मक प्रभाव, वो भी देख लेते हैं। धनात्मक प्रभाव, अधिकारियों के कार्यभार में कमी। इससे क्या होता है, अधिकारियों के कार्यभार में कमी हो जाती है और बेहतर और शीघ्र निर्णय न हो पाता है, मतलब अच्छे निर्णय लिए जाते हैं और जल्दी निर्णय हो पाते हैं। अगर क्योंकि एक ही व्यक्ति सारे निर्णय लेगा तो क्या टाइम भी लगेगा और वो सारे निर्णय सही से ले भी नहीं पाएगा। अगर वही निर्णय वो कुछ व्यक्तियों में बांट देता है तो वो सारे निर्णय टाइम पर होंगे और अच्छे भी होंगे, ठीक है। अगला है सोपान श्रृंखला। इसका अभिप्राय एक औपचारिक अधिकार रेखा एवं संदेश वाहन से है जो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। सोपान श्रृंखला एक वो है संदेश वाहन प्रक्रिया है, ठीक है। किसी भी संगठन के अंदर अगर संदेश वाहन करना होता है तो इसमें स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। पहले उच्च स्तर, फिर मध्य स्तर, फिर निम्न स्तर और फिर आता है लास्ट में कर्मचारी स्तर, ठीक है। तो इसके अगर कोई भी समस्या है कर्मचारी को, अगर वो सीधा पहुंचाना चाहता है उच्च प्रबंधक तक, तो वो सीधा उच्च प्रबंधक के पास नहीं जा सकता। उच्च प्रबंधक के पास पहुंचने से पहले उसे निम्न स्तर के प्रबंधक के पास जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे मध्य स्तर के प्रबंधक के पास जाना पड़ेगा और फिर जाकर वो उच्च स्तर के प्रबंधक के पास पहुंचेगा। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके उसे ऊपर जाना पड़ेगा। अगर ऊपर जाना है तो वो सीधा यहाँ से डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता, उसे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और है, समतल संपर्क। इसका अभिप्राय आकस्मिकता के समय सामान्य स्तर के कर्मचारियों द्वारा सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है ताकि संदेशवाहन में देरी ना हो। सोपान श्रृंखला में स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो समतल संपर्क है इसमें जैसे कि एक कर्मचारी वर्ग है, ठीक है, ये एक कर्मचारी है और ये एक कर्मचारी है। अगर ये दोनों सेम क्या है, सेम पद पर है, सामान्य स्तर पर है, तो यह सीधे एक दूसरे से कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक कर्मचारी और है, अगर इन दोनों का सेम स्तर है तो ये सीधा डायरेक्ट इससे कनेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो समतल संपर्क द्वारा सामान्य स्तर के कर्मचारियों से सीधा संपर्क किया जा सकता है, लेकिन सोपान श्रृंखला द्वारा सीधा संपर्क नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर यहाँ पे एक कर्मचारी ये है, एक कर्मचारी ये है और एक ये कर्मचारी है, ये तीनों का स्तर समान है, लेकिन अगर सोपान श्रृंखला के तहत हम इसके पास पहुंचना चाहें तो हमें पहले यहाँ से इसके पास जाओ, फिर यहाँ से इसके पास जाओ, ठीक है, ऐसे करके जाना पड़ेगा। या इसके बीच में और कोई है तो पहले इसके पास जाओ, फिर ये तुम्हें आगे ऊपर भेजेगा। ये है सोपान श्रृंखले में। लेकिन अगर समतल संपर्क का प्रयोग किया जाए तो ये समान स्तर के हैं कर्मचारी, तो ये सीधा डायरेक्ट इससे चला जाएगा, बीच में और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो समतल संपर्क का मतलब है कि एक स्तर मतलब सामान्य स्तर के कर्मचारियों द्वारा हम सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। क्या धनात्मक प्रभाव है, सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह होता है, समस्याओं का शीघ्र हल होता है। सोपान श्रृंखला में समस्याओं का जो हल होता है वो जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलने में देरी हो जाती है, टाइम लग जाता है। इसीलिए सोपान श्रृंखला में समस्याओं का हल शीघ्र नहीं हो पाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन समतल संपर्क द्वारा हम समस्याओं का हल तुरंत शीघ्र पा सकते हैं। अगला है क्रमबद्धता एवं व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति अपने सही स्थान पर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति दोनों ही अपने अपने स्थान पर होने चाहिए। जिनको जो कार्य दिया गया, जो काम सौंपा गया, वो वहीं पर रहे, अपने कार्यस्थल पर रहे, इधर उधर फालतू में ना घूमे ना भटके, ठीक है। क्योंकि बहुत कर्मचारी होते हैं अपने काम को छोड़कर दूसरे कर्मचारियों के पास इधर उधर भटकते रहते हैं, बात करते रहते हैं फालतू को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है इसके धनात्मक प्रभाव, बेहतर अनुशासन, ठीक,
समय की बर्बादी नहीं होती है। प्रत्येक चीज अपने स्थान पर होगा तो उसको जब ढूंढने की जरूरत पड़ेगी तो सीधा पता है व्यक्ति को कि वो वहां मिलेगा तो वो सीधा वहीं पर जाके उठा के ले आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उसको ढूंढने में समय की बर्बादी नहीं होगी। क्या है अगला है समता। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों से निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि उनमें काम के प्रति समर्पण भावना हो सके, विकसित हो सके। समता मतलब इक्वेलिटी। एक जो प्रबंधक है, ठीक है, ये है प्रबंधक और ये इसके कर्मचारी, तो उसे अपने इन दोनों कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। समता का मतलब कर्मचारियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ताकि इससे क्या हो, कर्मचारियों में अपने काम के प्रति क्या हो, समर्पण की भावना उत्पन्न हो सके। ठीक है, निष्पक्षता पूर्वक वो काम कर सके। ठीक है, क्योंकि अगर कोई प्रबंधक कर्मचारियों से भेदभाव करता है तो फिर कर्मचारी भी उससे भेदभाव करने लग जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही भेदभाव का सिलसिला चलता रहा तो कर्मचारियों में कभी क्या होता है, अच्छा संबंध स्थापित नहीं होता है और वह फिर कार्य इधर उधर करते हैं, गलती करते हैं। ठीक है, क्या है इसके धनात्मक प्रभाव, कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं। अगर आप किसी कर्मचारी से भेदभाव नहीं करते तो हर कर्मचारी आपसे संतुष्ट रहेगा। संगठन के प्रति समर्पण भावना में वृद्धि होती है। प्रत्येक कर्मचारी संगठन से जुड़ा रहना ही पसंद करेगा, छोड़ के नहीं भागेगा। ठीक है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि भेदभाव के चक्कर में कई कर्मचारी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है तो वो ज़्यादा लंबे समय तक कंपनी में टिका रहता है। ठीक है, अगला है कर्मचारियों में स्थायित्व। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों में स्थायित्व बना रहना चाहिए ताकि काम कुशलतापूर्वक जारी रहे। ठीक है, कर्मचारियों में स्थायित्व बना रहना चाहिए ताकि काम को कुशलतापूर्वक किया जा सके। कर्मचारियों में स्थायित्व का मतलब ऐसा नहीं है कि कर्मचारी बार बार छोड़ छोड़ के कंपनियां जा रही हैं। ठीक है, मतलब एक कर्मचारी आया वो चला गया, फिर दूसरा आया वो भी चला गया, मतलब कि कंपनी में कर्मचारी टिक ना रहे हो, बार बार छोड़ रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, काम के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कंपनी को हानि भी होती है। कैसे, अगर एक कर्मचारी आया वो चला गया तो फिर दूसरे को नियुक्त करने के लिए उसके ऊपर उसके चयन पे खर्चा करना पड़ता है, जो कि नुकसान होता है कर्मचारी का, वो कंपनी का नुकसान होता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए कर्मचारियों से भेदभाव ना करें, उनको उनकी सुविधाएं दें ताकि कर्मचारी लंबे समय तक संगठन में टिके रहें, व्यवसाय में टिके रहें। क्या है इसके धनात्मक प्रभाव, कम प्रशिक्षण लागत। अगर कर्मचारी एक बार नियुक्त हुआ तो उसको ट्रेनिंग भी कम देनी पड़ेगी। अगर कोई नया कर्मचारी आता तो उसको फिर ट्रेनिंग के लिए खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एक कर्मचारी लंबे समय तक टिका रहता है तो प्रशिक्षण पर कम लागत आती है। कर्मचारी के विकास में वृद्धि। ठीक है, विश्वास में वृद्धि। इससे क्या होता है, कर्मचारियों के विश्वास में भी वृद्धि होती है। कर्मचारियों का विश्वास बढ़ता है कि हाँ भाई, कंपनी हमें लात मार के बाहर नहीं निकाल सकेगी। ठीक, क्या है अगला देख लेते हैं। पहल क्षमता। पहल क्षमता इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में कर्मचारियों को योजना बनाने और लागू करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। मतलब कर्मचारियों को भी अवसर देने चाहिए कि वो भी योजना बनाए और लागू करें। इनसे क्या होता है, कर्मचारियों की सोच शक्ति में वृद्धि होती है, कर्मचारियों को निर्णय लागू करने में सहयोग मिलता है। ठीक है, इससे कर्मचारी मोटिवेट भी होते हैं कई कि हमें भाई आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, उनका मनोबल बढ़ता है। अगर ऐसा किया जाए तो कंपनी से जो कर्मचारी होता है लंबे समय तक बने रहता है, कर्मचारी छोड़ के कंपनी को नहीं जाता, जिससे कि अननेसेसरी कंपनी को हानि नहीं होती है। ठीक है, पहल क्षमता का मतलब कर्मचारियों को योजना बनाने और उसको लागू करने के अवसर देने चाहिए। ठीक है, अगला है सहयोग की भावना। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि जो प्रबंधक होता है वो अपनी कर्मचारियों में टीम भावना का क्या करे, विकास करता रहे, उसके लिए प्रयास करता रहे कि जो हमारी कर्मचारी हैं सारे आपस में मिलजुल कर कार्य कर सके, सहयोग से कार्य करें। ठीक है, क्या इसके धनात्मक प्रभाव, उद्देश्य प्राप्ति में आसानी, मधुर संबंध। ठीक है, तो ये 14 के 14 जो सिद्धांत हैं फ्योल ने दिए हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में केवल इतना ही है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आके कोई भी कन्फ्यूजन हो वहाँ पे पूछो, 100% आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना नोटिफिकेशन से, ताकि मिस ना हो। कमेंट कर देना, कुछ समझ में नहीं आया हो, बताना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।